हेलो दोस्तों, बायो एकेडमी लेट्स लर्न इट पर आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत धन्यवाद और पुराना वीडियो देखने के लिए भी आपको धन्यवाद। और इस वीडियो को भी प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने एवोल्यूशन के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, जिसको लामार्किज्म हम लोग बोलते हैं, वो हो चुका है। इसके बाद डार्विनिज्म आना है और डार्विनिज्म के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जो भी हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। डार्विन का सबसे जो फेवरेट चैप्टर था यही था, नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोले, डार्विनिज्म बोले। इसके डार्विन के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले, इसके बारे में भी सवाल आता है। तो चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश थे। क्या थे वो? ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड के थे वो। उन्होंने ग्रेजुएट किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1831 ईस्वी में। और डार्विन एक सिलेक्ट हो गया एक टीम में, जो पूरे दुनिया को भ्रमण करने वाला था। और उसमें मेन साइंटिस्ट था चार्ल्स लायल एंड मैंसलो। ठीक है, चार्ल्स लायल एक पैलेंटियोलॉजिस्ट थे और मैंसलो एक बोटेनिस्ट थे, जो रिसर्च वर्क करने के लिए 5 साल के लिए पूरे पृथ्वी के भ्रमण के लिए वो निकले थे। द टीम ऑफ साइंटिस्ट लेफ्ट द प्लेमाउथ डॉक यार्ड ऑफ लंदन, मतलब जिस पोर्ट से वो निकले थे उसका नाम था प्लेमाउथ डॉक यार्ड, लंदन से, और जहाज का नाम था HMS बेंगल। ओके, 5 साल के लिए समुद्री यात्रा पर 1831 ईस्वी में। ड्यूरिंग इस बोगियाग द शिप रीचेज गैलापागोस आइलैंड। ये सबसे फेमस आइलैंड है डार्विन के थ्योरी में, which is above 100 माइल above from the मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से ये 100 माइल की दूरी पर था। डार्विन ऑब्जर्व वहाँ पर किया क्या कि वहाँ पर स्मॉल जो बर्ड है, जिसको हम लोग डार्विन फिंसिस भी कहते हैं, जो साउथ अमेरिका के लैंड वाला से अलग था। शेप, साइज, कलर, बेक का साइज, ये सब पूरा का पूरा वहाँ पर डिफरेंट था। तो उसके दिमाग में ये बात स्ट्राइक किया, जो वेरिएशन के रूप में वो दिए थे नियम, वहाँ पर ये बात उनको स्ट्राइक किया। और इस बात को लेकर उन्होंने पूरे के पूरे इवोल्यूशन के एक नया थ्योरी का भी पेश कर दिया, जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे आते हैं। व्हेन द शिप रिटर्न, 1836 ईस्वी में वो शिप क्या किया, रिटर्न आया ब्रिटेन। डार्विन तुरंत मिलने के लिए चला गया कि नेचुरलिस्ट से, जिसका नाम ही बहुत फेमस है, अल्फ्रेड रसल वेलेस। उस समय का सबसे नेचुरलिस्ट थे, जे नेचर का जो स्टडी करते थे, वो सबसे फेमस थे अल्फ्रेड रसल वेलेस। और उसके काम का ये बहुत बड़े फैन थे, जो बायोजियोग्राफिकल रीजन को ये बांटे हुए थे। 1838 में डार्विन एक बुक रीड किया, जिसका नाम था एसे ऑन पॉपुलेशन, जो लिखा गया था माल्थस। माल्थस एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, वो कह सकते उस ज़माने में ऑलराउंडर थे, सभी कुछ लिखते थे। वो इकोनॉमिस्ट भी लिखते थे, बायोलॉजी के बारे में कभी कभी लिख देते थे, केमिस्ट्री के बारे में, ऑलराउंडर जिसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू माल्थस, पॉपुलेशन इंक्रीज जियोमेट्रिकल के रूप में पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। वेयर द फूड इंक्रीजेज अर्थमेटिकल बट नॉट इंक्रीज इन स्पेस, मतलब कहते हैं कि जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है, जितना बढ़ना है उतना तो बढ़ ही रहा है, उससे ज़्यादा ही बढ़ रहा है, लेकिन फूड भी थोड़ा थोड़ा तो बढ़ ही रहा है अर्थमेटिकली, बट स्पेस जो हम लोग के पास है वो कभी नहीं बढ़ सकता है। जितना स्पेस पृथ्वी पर है उतना ही रहेगा। तो इसको एक व्यू से क्राइसिस के रूप में ही देखें, और आज से लगभग 200 साल पहले ये बात जानते थे कि पॉपुलेशन विस्फोट होने वाला है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है, जनसंख्या विस्फोट जिसको कहते हैं, जो आजकल भारत में बहुत चर्चा पे है।
Darwin and Wallace then got the idea related to the evolution. अभी अल्फ्रेड वालेस एंड डार्विन मिलकर एक आइडिया पर काम करना वो चालू कर दिए जो इवोल्यूशन से रिलेटेड हो। किससे हो? इवोल्यूशन, क्योंकि वो वेरिएशन वो प्राप्त कर चुके थे। दे टुगेदर प्रिपेयर ए रिसर्च पेपर विथ द टाइटल याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये पूरा टाइटल नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कारण जो स्पेसीज का ओरिजिन हुआ उसके बारे में वो किताब दोनों मिलकर लिखे। द पेपर वाज प्रेजेंटेड इन द सेमिनार ऑफ लिनियन सोसाइटी। वो लिनियन सोसाइटी में एक लंदन का है एक लिनियन सोसाइटी जहाँ पर साइंस की पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है, वहीं पे ये लिनियन सोसाइटी लिनियस किसके? लिनियस के नाम पर रखा गया था। 1858 मतलब 1858 को लिनियन सोसाइटी में कौन सा पेपर? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन को प्रेजेंटेड किया गया। द वर्क वाज हाईली एप्रिशिएटेड बाय अदर साइंटिस्ट। मतलब कि ये जो काम था दूसरे साइंटिस्ट को बहुत ही अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी माल्थस साहब का जिक्र किए थे कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जियोमेट्रिकली पूरा इंक्रीज कर रहा है। ओके, रिसोर्सेज अर्थमेटिकली, लेकिन स्पेस तो जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ क्राइसिस। क्या है? पॉइंट ऑफ क्राइसिस। तो पॉइंट ऑफ क्राइसिस से अगर ऊपर की तरफ पॉपुलेशन चला गया तो स्पेस की कमी होगी, ओके, फूड की कमी होगी, ठीक है, अदर रिसोर्सेस की भी कमी होगी। मतलब हम लोग सभी प्रकार के कमी को झेलने के लिए रेडी रहेंगे, और ये सबसे बड़ा डेंजरस के रूप में है। आज से कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, हम लोग पूरे विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो चुका है। कितना? 8 बिलियन, मतलब हम लोग 800 करोड़ हैं। 800 करोड़ पूरे विश्व में। यह एक खतरे की घंटी है। इस बारे में पूरे विश्व को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या करें। अगर 800 करोड़ ऐसे हैं तो आने वाला लगभग ये 100 साल में 100 करोड़ से 800 करोड़ पहुंच गया है। तो आने वाले नेक्स्ट साल 100 साल में कितना ज़्यादा जनसंख्या इस पृथ्वी पर होगा कहना मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग आगे आते हैं। डार्विन 1859 ईस्वी में एक पब्लिश किया सेम पेपर, ठीक है, एक किसके रूप में? बुक के रूप में पब्लिश किए। और टाइटल क्या रखे? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक डार्विन का छोटा सा गलती कर सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं कि उसमें अल्फ्रेड वालेस का नाम नहीं आया। ओके, अल्फ्रेड जैसे कि होता है ना, किताब का एक हेडिंग हो गया क्या? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब बाय तो वहाँ पर लिखा हुआ था चार्ल्स डार्विन, एंड वालेस नहीं लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? चार्ल्स डार्विन। द आइडिया ऑफ डार्विन रिलेटेड टू द इवोल्यूशन कैन डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 5 हेडिंग। 5 हेडिंग पर वो अपना वो काम किए। कितना हेडिंग पे? 5 हेडिंग पे बहुत ज़्यादा काम किए। सबसे पहला ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन कहाँ से लिए? वो माल्थस साहब से लिए। स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस, फिर सर्वाइवल द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन, फिर वेरिएशन एंड स्पेसिएशन, और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। हम लोग एक एक करके इस 5 को अभी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कमेंट सब कुछ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओवर प्रोडक्शन कहने का मतलब जनसंख्या में वृद्धि। अकॉर्डिंग टू डार्विन, एवरी ऑर्गेनिज्म है टेंडेंसी टू ओवर प्रोड्यूस इफ रिमेन अनचेक्ड। पूरे के पूरे स्पेसीज जितना हम लोग देखते हैं, जितना ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उसमें एक टेंडेंसी होता है ओवर प्रोडक्शन करने का, लेकिन जब तक उसको चेक न कर दे। जैसे कि ह्यूमन को ही देख लीजिए, आजकल बहुत सारा आदमी 2-3 पर रुक रहा है, ठीक है,
तो चेक कर रहा है अपने आप को, रोक रहा है। अगर नहीं रोका जाए तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। डार्विन हिमसेल्फ साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में वो एक एग्जाम्पल दिए पूरे दुनिया को। अभी तक जो हम लोग लाखों स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में, सबसे स्लोएस्ट बच्चे देने का टेंडेंसी किस में होता है, एलिफेंट में। किस में, एलिफेंट में। और एलिफेंट 100 साल तक लगभग जीता है। ओके। और सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है उसके 30 साल में। तो कितने साल बच गया इधर, 70 साल। कितना साल बच गया, 70 साल। और 70 साल में मात्र वो 6 बच्चा दे सकता मैक्सिमम। कितना, 6 ऑस्प्रिंग से ज़्यादा नहीं दे सकता वो। कितना दे सकता है, मात्र 6 ऑस्प्रिंग, मात्र 6। ये भी मैक्सिमम है, मतलब कि सभी हाथियों कितना होता होगा, 2 होता होगा, 3 होता होगा, 1 भी होता होगा। तो और इस ये जो मैक्सिमम नंबर है 6 क्या ऑफ स्प्रिंग देने का, उसको एक इंग्लिश टर्म में जानते हैं हम लोग, फैकेंडिटी। क्या जानते हैं, फैकेंडिटी। मतलब कि जो अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम बच्चे को कितना जन्म देता हो, कितने मैक्सिमम बच्चे को जन्म देता हो, उसको हम लोग फैकेंडिटी कहते हैं। ओके। डार्विन को कैलकुलेट किए कि अगर एलिफेंट मान लीजिए कि 6 बच्चे को जन्म दे आ रहा है, ठीक है, तो 190 लाख जनसंख्या हो जाए कितना, मात्र 750 साल में। मतलब अभी तक जब से हाथी है और अभी तक नॉन इतिहास में ये तो करोड़ों की जनसंख्या में होता अभी। और पृथ्वी पर पूरे के पूरे क्या आता, हाथी होता। तो ये ओवर प्रोडक्शन है। और ओवर प्रोडक्शन को एक और टर्म से प्रोडिगैलिटी। ओके। याद रखिएगा इस चैप्टर सबको, और आपको 11 12th में बहुत मदद करेगा ये। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि द आइडिया फॉर स्ट्रगल वाज ड्राइव्ड फ्रॉम माल्थस। किससे, ये माल्थस से रखा गया है बीपी। थ्योरी इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन साइटेड कॉज स्कार्सिटी ऑफ फूड। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो पीछे भी बताए हैं, फूड में कमी आएगा, स्पेस में कमी आएगा, जिसके लिए अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसी से ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब नया नया स्पेसीज का उसमें जन्म होगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन के बीच में जो स्ट्रगल होगा उसको क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 स्पेसीज के बीच, बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। दो पॉपुलेशन के बीच में, जैसे कि मान लेते हैं एक हम लोग अभी बहुत ज़्यादा मशक्कत कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जो प्लांट और एनिमल इन डेंजर में आ जाता है, उससे हम लोग एक प्रकार का इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल करके उसको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ये सेम स्पेसिस के बीच में होता है, सबसे ज़्यादा सीरियस होता है। जैसे कि ह्यूमन को ह्यूमन से, अभी देख लीजिए यूक्रेन और रूस के बीच में जंग चल रहा है, तो कैसा स्ट्रगल है वो, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। हम लोग नीट में 12th में लाखों को इंसान एक साथ बैठते हैं, 20-20 लाख आदमी एक बार एग्ज़ाम देता है, मात्र कुछ लाख का होता है। तो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। यहाँ पर है स्ट्रगल कर रहा है अपना जीवन को, मतलब कि अगर शॉर्ट नेक है तो ऊपर से लॉन्ग नेक वाला क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है उसमें, और एक स्ट्रगल कर रहा है कि उसमें जीवन को बचाया जा सके। उसी प्रकार से इसमें है नेचुरल सिलेक्शन, इस ये हो गया स्ट्रगल वाला, ठीक है। और ये है नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि देख सकते हैं आप कि काला पहाड़ है, पहाड़ का रंग लगभग काला होता है, तो काला पर काला चूहा तो बच रहा है कैमोफ्लेज के रूप में, लेकिन उजला चूहा नहीं बच पा रहा है, और उजला चूहा को शिकार कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद उजला चूहा का जनसंख्या क्या हुआ, कम हुआ। देख लीजिए आप, कम हुआ, कम हो गया। अगर कम होने के बाद फिर से इसमें रिप्रोडक्शन तो जरूर होता होगा, तो रिप्रोडक्शन हुआ तो किसका जनसंख्या बढ़ गया, काला का जनसंख्या बढ़ गया और उजला का जनसंख्या घट गया। तो एक प्रकार का क्या है ये, उस पहाड़ पर कैसा चूहा ज़्यादा होगा, काला होगा, यही है नेचुरल सिलेक्शन।
अब आते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है सर्वाइवल है, जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, अभी जस्ट उसका एग्जांपल देख लिए हैं। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वर प्रपोज बाय हर्बर्ट स्पेंसर। मतलब कि अधिकतर टॉपिक जो यूज किए हैं ये अधिकतर टॉपिक किसी न किसी किताब में पहले से है और इसको ये बढ़िया से समझाए थे। टू सजेस्ट द फिटेस्ट सर्वाइव आफ्टर स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल के बाद फिटेस्ट मतलब जो सबसे फिट है सभी प्रकार से, फिजिकली, मेंटली, जेनेटिकली, तीनों प्रकार से अगर फिट है तो वो नेचुरल सिलेक्शन में आएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। द टर्म फिटेस्ट वाज डिफाइन वाज डार्विन। इस फिटेस्ट को डिफाइन किए कौन? डार्विन। लेकिन पहले दिए कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटेस्ट आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन अडेप्ट देम सेल्फ टू द नेचर। मतलब नेचर में अपने आप को वो क्या कर रहा है? अडेप्ट कर रहा है। डार्विन कंसीडर नेचर एज सुप्रीम। हम लोग हजारों साल से जब ह्यूमन इतिहास है और जब से सनातन धर्म है, सभी दिन से कहा गया है कि नेचर एक भगवान के रूप में है जिसको सुप्रीम कहा जाता है। इसी कारण से सनातन धर्म में क्या है? सभी चीज़ का पूजा होता है। पेड़ का पूजा होता है, जानवर का पूजा होता है, धरती का पूजा होता है, आसमान का पूजा होता है, चांद का पूजा होता है। मतलब सभी एक नेचर का हिस्सा है जो हम लोग उसके रूप में क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। डार्विन सजेस्ट दैट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विच आर सपोर्ट बाय नेचर। वही स्पीसीज जिंदा रह सकता है जिसमें नेचर का सपोर्ट हो, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब आते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं दो इंसान का फोटो, एक चार्ल्स डार्विन का और एक हर्बर्ट स्पेंसर का। सेम बात वही लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रिफर टू द नेचुरल प्रोसेस रिजल्टिंग इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देम एक्वायर ए बेटर डिजाइन दैट फिट टू द एनवायरनमेंट। मतलब कि जो ज़्यादा फिट है, जो इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट के आधार पर चलता है, वो ज़्यादा दिन तक फिट रहेगा। ओके, यह एक फ्रेज था जो कहाँ से लिया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर से, और डार्विन इसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में काम किया इस पर। नेक्स्ट, वेरिएशन। तो वेरिएशन भी एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन के रूप में ही आता है। आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन अकर। जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो उसमें वेरिएशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि इवोल्यूशन का कुंजी है वेरिएशन। स्पेसिएशन, वेरिएशन के बाद अगर कोई जीव में वेरिएशन हो रहा है तो कैसा? न्यू स्पेसीज का फॉर्म हो रहा है। तो स्पेसिएशन का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। यहाँ पर कुछ एक फोटो है आपके लिए, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या? जनसंख्या बढ़ रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए लगभग सब बराबर है। वेरिएशन, इसमें वेरिएशन आ गया। द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर। अब सिलेक्शन क्या? मान लीजिए कि कुछ कारणवश, इन्वायरमेंट के कारणवश क्या हुआ? उजला वाला सब का डेड हो गया, लगभग का उजला वाला डेड हो गया। तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा अधिकतर ब्राउन कलर का रहेगा, और लेकिन उजला तो जरूर रहेगा, लेकिन आने वाला समय में यहाँ से उजला वाला डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन तो होगा ही, वेरिएशन होगा, सिलेक्शन होगा, उसके बाद एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब वो जो एडेप्ट करेगा उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा और वेरिएशन की तरफ, आगे की तरफ वो बढ़ेगा। और आज का डार्विनिज्म समाप्त हुआ, और इसमें डार्विन का ड्रॉबैक, डार्विन का नियो डार्विनिज्म जो उनको सपोर्ट किए, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास बहुत जल्दी आएगा। बीच में बहुत लंबा इंतजार हो गया था, क्योंकि मैं पटना में पढ़ाता हूँ, पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट में, और वहाँ पर एक नया बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया था। इसी कारण उसमें बिजी होने के कारण ये क्लास थोड़ा दिन के बाद हुआ। उसके लिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा। और जो पटना के हैं आ सकते हैं यहाँ पर क्रैश कोर्स के लिए, और बायोलॉजी के फाउंडेशन बैच के लिए भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं दोस्तों।